स्वागत है आपका द रीपर ऑफ द ड्रिफ्टिंग मून के पार्ट 2 में। तो इस मानवा में हम एक बच्चे की जर्नी को फॉलो करते हैं जिसको एक असासिन का ग्रुप किडनैप कर लेता है और वो उसे वर्ल्ड का बेस्ट असासिन बना देते हैं। तो अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो ये रहा आप लोगों के लिए पार्ट 1 का रिकैप। तो कहानी की स्टार्ट में हमें 14 साल का बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम पेयो वोल होता है। पेयो अनाथ है और पेयो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है। तो तभी पेयो को भटकते भटकते एक आदमी मिलता है और वो आदमी पेयो को किडनैप कर लेता है। वो आदमी पेयो को एक अंधेरे कमरे में ला देता है। यहाँ पर न खाना होता है न पानी। पेयो कैसे न कैसे कर कर अपने आप को संभालता है और वहाँ खाना ढूंढने लगता है। तो पेयो वहाँ खाने के लिए मॉस्क भी ढूंढ लेता है और ऐसे ही मॉस्क खाकर पेयो अपना दिन गुजारता है और ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो लोग पेयो को खाना देते हैं। पेयो खाना खाकर बहुत ही खुश होता है और वहाँ धीरे धीरे रहना सीख जाता है। पेयो यहाँ रहकर अडेप्ट हो चुका था। पेयो अब हल्की सी अपनी सराउंडिंग को भी देखने लगा था और पेयो देखता है कि वो अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ कीड़े मकोड़े भी बहुत सारे होते हैं। और तभी एक सांप वहां आता है और पेयो को काट लेता है। पेयो दर्द के मारे तड़प रहा होता है पर कैसे न कैसे कर वो अपने आप को संभाल लेता है। और पेयो सोच रहा था कि मैं जिंदा कैसे बच गया। पेयो को लगता है कि मैं पॉइजन से टॉलरेंस पा सकता हूँ। पेयो अपने आप को ऐसे ही कटवाता रहता है और पॉइजन टॉलरेंस पा लेता है। पेयो वहाँ रहकर बहुत सोचता है कि इन लोगों ने मुझे किडनैप क्यों करा है, इनका मकसद क्या है और यह मेरे से क्या करवाना चाहते हैं। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन पेयो के गेट का दरवाजा खुलता है। पेयो बाहर जाके देखता है तो वहाँ पेयो की तरह काफी रूम होते हैं। पेयो जिस सेक्टर में था उस सेक्टर में एक बच्चा भी नहीं बचा, सब मर चुके हैं, सिर्फ पेयो ही है जो बचा है। तो पेयो और भी सेक्टर में जाकर देखता है तो वहाँ उसे दो लोग मिलते हैं। एक का नाम होता है सो और दूसरे का नाम होता है सोंग। और सोंग पेयो को बताती है कि यहाँ कोई नहीं बचा हम दोनों के अलावा। पेयो इस सेक्टर के भी रूम देखने लगता है और पेयो उन दोनों को देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि इनको अंधेरे में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ पेयो ही है जिसको अंधेरे में दिखाई दे रहा है। पेयो उन दोनों से कहता है कि मुझे फॉलो करो, यहाँ और भी सेक्टर है। वो दोनों पेयो को फॉलो करके भी सेक्टर में जाते हैं। वहाँ बहुत सारे बच्चे मिलते हैं उन्हें। तो पेयो इन सभी सेक्टर के रूम देखता है और पेयो कुछ नोटिस करता है। पेयो ये सोच रहा होता है कि जिस सेक्टर में मैं था वहाँ सबसे कम खाना दिया गया था और सबसे टफ एनवायरनमेंट था वहाँ का, और जितने भी सेक्टर हैं यहाँ पर बढ़िया खाना दिया गया है और इनका एनवायरनमेंट भी इतना टफ नहीं है। तो पेयो ये अंदाजा लगा लेता है कि इन्होंने अलग अलग सेक्टर में भेदभाव करा है, किसी को कम खाना और किसी को ज्यादा खाना दिया है। तो तभी सारे बच्चे पेयो को फॉलो करने लगते हैं और पेयो एक कासल लाइक बिल्डिंग ढूंढ लेता है। और पेयो जब इसे पास जाके देखता है तो ये एक फ्रेम की तरह थी, यानी कि एक मूवी के सेट की तरह है। यानी कि बाहर से एकदम मस्त दिख रहा है पर अंदर से पूरा खोखला है। और सारे बच्चे फैसला करते हैं कि हम यहीं पर साथ में रहेंगे और सारे बच्चे मिलकर अपने अपने दल बना लेते हैं। तो पहला दल रहता है सो और सोंग का, दूसरा दल रहता है इयोम का, तीसरा दल रहता है कांग का और चौथा दल रहता है गो का। और सिर्फ एक बच्चा जो किसी भी दल को ज्वाइन नहीं करता वो होता है पेयो। तभी अगले सीन में ऊपर का दरवाजा खुलता है और बास्केट नीचे आती है और उसके अंदर होता है बहुत सारा खाना। खाना देखकर सभी बच्चे टूट पड़ते हैं। सो उन्हें रोक लेती है और कहती है कि इसका बंटवारा होना चाहिए और सभी दल लीडर भी हाँ ही बोलेंगे। बंटवारा हो ही रहा होता है तभी हीरो की एंट्री होती है। पेयो वहाँ आता है और बोलता है मैं अपने हिस्से का खाना ले जा रहा हूँ, पर तभी इयोम पेयो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम हमारी परमिशन के बिना ये खाना नहीं ले जा सकते। पेयो को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है और पेयो इयोम की आंखें फोड़ देता है। इयोम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है पर पेयो धमकी देता हुआ बोलता है ज्यादा मत बोल नहीं तो दूसरी आग भी फोड़ दूंगा। सो बीच में आकर उन दोनों को रोक लेती है। पर इस इंसिडेंट के बाद सभी बच्चे पेयो से थोड़ा सा डरने लगे थे। तो ऐसे ही अगले दिन जब खाना आया तो वो खाना बहुत कम था और पेयो को लग गया था कि इनकी एक चाल है हमें आपस में लड़वाने की। तो एक दिन सो
सो और सोंग के दल का सबसे कमजोर मेंबर मरा हुआ पाया गया और सो ने तो ठान ही लिया था कि हम इसका बदला लेके ही रहेंगे। तो अगले सीन में इयोम और उसके दल मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि पेयो के सेक्टर वाले रूम में जा रहे होते हैं। पेयो अभी भी उस सेक्टर वाले रूम में होता है क्योंकि वो अभी भी अपने आप को सांप से कटवा रहा होता है। इयोम पूरे गुस्से में होता है कि आज तो पेयो को नहीं छोड़ूंगा मैं। पर इयोम एक बात से अनजान था कि इस अंधेरे में कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता सिवाय पेयो के। पेयो इस अंधेरे का राजा है। अब इनकी बैंड बजने वाली है। पेयो एक के बाद एक सबको मार देता है और लास्ट में इयोम को तो बहुत ही बुरी तरह मारता है। सारे दल के मेंबर इनकी लाश देखकर हैरान हो जाते हैं और डर भी जाते हैं कि हमें पेयो से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है। तभी हमें गो को भी दिखाया जाता है जो कि सारे दल मेंबर से कहता है कि कोई भी पेयो से पंगा नहीं लेगा। तभी गो का एक दल मेंबर आता है और बोलता है कि मुझे 2 बच्चे दिखे हैं जिनके हाथ में एक आलू है, शायद वो सो के दल के मेंबर हैं। तभी गो और उसकी गैंग सिर्फ एक आलू के लिए उन 2 बच्चों को मारने के लिए जा रही होती है और वो बच्चे उन सभी को देखकर भागने लगते हैं। उनमें से एक बच्चा सीटी बजाता है। तभी जिस गली में वो भाग रहे थे उस गली की दीवार तोड़कर सो के दल के मेंबर आते हैं अपने हाथ में डंडा लेकर और एक एक कर गो के दल के मेंबर को पूरी तरह डंडों से मार रहे होते हैं। और गो को भी समझ में आ चुका था कि इन लोगों ने हमें जानबूझकर इस ट्रैप में फंसाया है। तो सो वहां आकर बोलती है आज हम खाने वालों की संख्या काफी कम कर देंगे। सभी दल मेंबर को ऑर्डर देती है मार डालो सबको। तो बस ऐसे ही एक एक करके हर दल का मेंबर मरता रहता है और पेयो इस बिल्डिंग को देखकर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग असली में एग्जिस्ट करती है। ये बिल्डिंग उसकी हूबहू कॉपी है। शायद ये लोग किसी को मारना चाहते हैं जो कि इसी बिल्डिंग में रहता है। तो इसका मतलब ये लोग हमें असासिन बनाना चाहते हैं। तो अगले सीन में वही ऊपर का दरवाजा खुलता है और सभी बच्चे सोच रहे होते हैं अभी तो खाने का टाइम ही नहीं हुआ। सभी बच्चे खुश थे कि आज तो हम भरपेट खाएंगे। और तभी पेयो ऊपर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि ऊपर से खाना नहीं बल्कि मास्क पहने हुए लोग आ रहे होते हैं नीचे। वो मास्क पहने हुए लोग उतरते ही डंडों से इन बच्चों को मारने लगते हैं। सारे बच्चे सोच रहे थे खाना खाएंगे, मार खा रहे हैं। अभी हमें 3 मास्क मैन और दिखाए जाते हैं जिसका नाम होता है फर्स्ट सोर्ड, सेकंड सोर्ड, थर्ड सोर्ड। तभी फर्स्ट सोर्ड अपना हाथ दिखाता है और उसके हाथ देखकर सभी मास्क मैन रुक जाते हैं। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है कि तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, मैं वही करना है जो मैं कहूँगा और अगर वो नहीं करा। तभी एक बच्चा बोलता है कौन है वे तू सिखाएगा मैं। बस इतना ही बोलकर एक मास्क मैन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है हाँ तो मैं कहा था और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसको इस बच्चे की तरह ही मार दिया जाएगा। तो मेरी बात मान लेना। और पेयो इस फर्स्ट मास्कमैन को देखकर सोच रहा होता है कि यही है इस सभी का मास्टरमाइंड। तो अगले सीन में हमें फर्स्ट और सेकंड सोर्ड दिखाए जाते हैं। तो फर्स्ट सोर्ड बोलता है किसकी परफॉर्मेंस तुम्हें सबसे बढ़िया लगी। तो सेकंड सोर्ड बोलता है जैसा कि आप जानते ही हैं सो यो वॉल। और सॉन्ग और कांग भी कम नहीं है। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है उस सेक्टर 1 के अकेले सर्वाइवर का क्या हुआ। सेकंड सोर्ड बोलता है उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है उस पे नजर रखो क्योंकि हमने सेक्टर 1 में सबसे कम खाना और सबसे टफ एनवायरनमेंट दिया था। तभी फर्स्ट सोर्ड एक स्क्रोल निकालता है और बोलता है हमारे पास सिर्फ 6 साल है। और स्क्रोल के अंदर लिखा होता है प्रीवी ओनली ब्लड फैंटम ग्रुप कैप्टन। ये गुप्त जानकारी ब्लड फैंटम ग्रुप के लिए और रिक्वेस्ट है असासिनेशन की। ड्यूरेशन है 7 साल। रिवॉर्ड है 5000 गोल्ड कॉइन। लास्ट में एक कंडीशन भी लिखी है मिशन पूरा होने के बाद तुम्हें एक भी निशानी नहीं छोड़नी है। यानी कि अगर इन बच्चों ने अपना मिशन पूरा भी कर लिया तब भी इनकी जान नहीं बचेगी, इनको मरना ही होगा। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है थर्ड सोर्ड को। थर्ड सोर्ड सभी बच्चों से बोलता है आज का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है वो जो लास्ट घर दिख रहा है तुम सभी को, उसके ऊपर एक लाल झंडा है। जो भी उस लाल झंडे तक पहले पहुंचेगा उसे रिवॉर्ड में 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। ये रिवॉर्ड है और जो भी
लास्ट में पहुंचेगा उससे पता चलेगा कि असली नर्क क्या होता है। तो ये सुन के सभी बच्चे पागलों की तरह भागने लगते हैं उस लाल झंडे की तरफ। इन बच्चों का हर एक दिन ट्रेनिंग से भरपूर रहता है ताकि इन्हें शानदार असासिन बनाया जा सके। और अगर ये बच्चे इनकी ताल से ताल ना मिलाए, अरे वाह वाह क्या बोला हूं मैं, तो ये बच्चे बाहरी दुनिया देखने से पहले ही मार दिए जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि वहाँ सबसे पहले सो पहुंची है और शायद सेकंड नंबर पे सॉन्ग है, और दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सोर्ड दूर से ये सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। फर्स्ट सोर्ड भी समझ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पेयो सेक्टर फर्स्ट का सर्वाइवर है, तो फर्स्ट सोर्ड को पेयो से बहुत उम्मीदें हैं। फर्स्ट सोर्ड बोलता है सेकंड सोर्ड से, अच्छे से मॉनिटर करो इसे, हम गलत भी हो सकते हैं इसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है कि पेयो एक किताब पढ़ रहा होता है जो कि होती है थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक की। तभी पेयो बताता है कि थर्ड स्वॉर्ड ने सभी बच्चों को थंडर स्प्लिटिंग कल्टीवेशन टेक्निक की ये बुक दी थी, और ये सबसे बेसिक टेक्निक की बुक है। अगर इस टेक्निक की फर्स्ट प्रोसेस को कोई भी एक्वायर कर लेता है तो तुम्हारी बॉडी ऐसा महसूस करेगी कि तुमने वापस से जन्म लिया है। तो इस टेक्निक से तुम्हारे शरीर में इंटरनल एनर्जी का संचार होगा। इंस्ट्रक्टर और ये सभी बच्चे दोनों इस टेक्निक को सिर्फ इंटरनल एनर्जी को महसूस करने की पहली सीढ़ी समझते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने भी इस टेक्निक को पूरी तरीके से नहीं पढ़ा। टेक्निक का नाम है स्प्लिटिंग थंडर, यानी बिजली को स्प्लिट करना। तो ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, शायद ये नाम स्पीड को रेफर करता है। अगर मैं ये चीज दिमाग में रखकर इस टेक्निक को पढ़ूं तो मुझे लगता है कि मैं कुछ अलग हासिल कर पाऊंगा। चाहे मैं दूसरे बच्चों से फास्ट मटेरियल आर्ट सीख लूं, पर मुझे इसे शो नहीं करना है। मुझे किसी को भी नहीं दिखाना कि मैं अलग हूँ और या फिर मैं इस चीज में कमजोर हूँ, और मैं अब तक यही कर रहा हूँ। तो अगले सीन में हमें बताया जाता है कि बच्चे एक दूसरे के साथ डुअल मैच कर रहे हैं। पेयो भी एक बच्चे के साथ कर रहा होता है। तभी वो बच्चा पेयो पे एक जानलेवा अटैक करता है जिससे पेयो की जान भी जा सकती थी, और वो पागल बच्चा मुस्कुराते हुए बोलता है तुमने इसे डोज कर ही लिया। पेयो मन में सोच रहा होता है कि क्या ये भोसड़ी का, क्या ये पागल मेरे को मारना चाहता है। पेयो उस पागल बच्चे से बोलता है तुम क्यों कर रहे हो ऐसा। वो पागल बच्चा फिर से मुस्कुराते हुए बोलता है कि इस फेक फाइट में कोई मजा नहीं है, तुम्हें नहीं लगता। ये पता नहीं क्यों मुझे योम जैसा लग रहा है, इसकी भी अब बैंड बजने वाली है। तभी वो पागल बच्चा पेयो पे अटैक कर रहा होता है, पूरी दम लगा दो इस फाइट में, और अगर तुम कहीं पे भी ढीले रहे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो पागल बच्चा पेयो पर हिडन ब्लेड्स का यूज कर रहा होता है, पर पेयो उन सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। तभी वो पागल बच्चा कुछ नुकीला सा, ये क्या बोलते हैं इसे, इससे अटैक करता है, और पेयो उन सभी अटैक को डॉज कर देता है। वो पागल बच्चा लेफ्ट से राइट से हर डायरेक्शन में अटैक कर रहा होता है, सबको डॉज कर देता है पेयो। वो पागल बच्चा भी चौंक जाता है और पेयो से बोलता है बहुत अच्छे है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे सारे अटैक ब्लॉक कर लिए। अगर तुम डिफेंड ही करते रहोगे तो इसमें कोई मजा नहीं है, मुझे एंटरटेन करो, मुझे और मजा चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ इसके पीछे सरिया डाल दो। यही बोल के वो पागल बच्चा पेयो पे अटैक कर रहा होता है। पेयो उसे देख के बोलता है अरे यार मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची। पेयो अपना वेपन नीचे फेंक देता है। वो पागल बच्चा मुस्कुराते हुए बोलता है क्या तुमने हार मान ली, और वो अटैक कर ही रहा होता है। तभी पेयो एक जोरदार लात मारता है उसके पेट में और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फर्स्ट स्वॉर्ड और सेकंड स्वॉर्ड को। सेकंड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड से कहता है इनकी ग्रोथ ऐसे ही बढ़ती रही तो इन्हें सिर्फ 5 साल लगेंगे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने में। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड सेकंड स्वॉर्ड से कहता है तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हमारे टारगेट को। हमारा टारगेट मोस्ट टैलेंटेड मैन है शीचुआन का। शीचुआन एक जगह का नाम है। तो ऐसे आदमी का सामना करने के लिए पूरी प्रिपरेशन भी इनफ नहीं है। अगर हमने इतनी सी भी गलती करी तो पूरे ब्लड फैंटम ग्रुप को खत्म कर दिया जाएगा। तो अब टाइम आ चुका है असैसिनेशन टेक्निक को इन्हें सिखाने का। तभी सेकंड स्वॉर्ड बोलता है बहुत सारे मर सकते हैं इस प्रोसेस में, पर जो भी इसे सरवाइव कर लेगा वो होगा सबसे ताकतवर। चैप्टर की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है पेयो को और वो पागल बच्चे को जिसका हाथ पेयो ने तोड़ दिया था। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड पेयो के पास आता है और अपनी तलवार पेयो के गले पर रख देता है। फर्स्ट स्वॉर्ड की तलवार देखकर पेयो
पूरी तरीके से घबरा जाता है। फर्स्ट स्वॉर्ड पेयो से बोलता है किसी भी सिचुएशन में एक असासिन को अपनी निशानी नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरह एक हाथ तोड़कर तुमने सिर्फ अपने अपोनेंट को बताया है तुम्हारी मटेरियल आर्ट और तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में। अगली बार ध्यान रखना किसी भी हालत में एक भी निशानी नहीं छोड़ना है। और यह बोलकर फर्स्ट स्वॉर्ड वहां से चला जाता है। तो अब 6 साल बीत चुके हैं। अब ये बच्चे नहीं रहे, अब ये बड़े हो चुके हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर को जो कि बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर हमें बताते हैं कि यहाँ पर टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस चल रही है। टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक जिसमें पर्सन अपनी सांस बहुत टाइम के लिए रोक सकता है और वो इस टेक्निक से अपनी प्रेजेंस को पूरी तरीके से छुपा लेता है। पर इंस्ट्रक्टर इतना प्रो रहता है कि वो एक के बाद एक सारे बच्चों को पकड़ लेता है। इंस्ट्रक्टर हमें बताता है सिर्फ एक बचा है। इंस्ट्रक्टर यहाँ अपना पूरा जोर लगा लेता है पर इंस्ट्रक्टर उस पर्सन को 1% भी सेंस नहीं कर पा रहा होता है। इंस्ट्रक्टर हार मानकर बोल रहा होता है मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तुम बाहर आ सकते हो। और ये सुनकर वो लास्ट असासिन बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि ये लास्ट असासिन और कोई नहीं बल्कि पेयो वोल होता है। तो अगले सीन में हमें सो, सोंग और एक नई शक्ल सो ग्योक्सान दिखाया जाता है। यार इसकी शक्ल वो पागल बच्चे से नहीं मिल रही है, सेम लग रहे हैं साले। पेयो वहां आता है और ग्योक्सान से बोलता है तुमने फिर से अपना फेस चेंज कर लिया। अगर तुम ऐसे ही फेस चेंज करते रहे तो एक दिन तुम अपनी शक्ल भूल जाओगे। तभी ग्योक्सान पेयो से बोलता है क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे भी इस प्लेस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी सो बोलती है कि हमारी फूड की क्वालिटी बहुत हद तक बढ़िया हो चुकी है, शायद हमें जल्दी ही कोई मिशन दिया जाएगा। चैप्टर की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है फर्स्ट स्वॉर्ड को जिसने अपना मास्क उतार दिया है। तो फर्स्ट स्वॉर्ड हमें बताता है पिछले 6 सालों में हमने 300 में से 30 को असासिन बना चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट स्वॉर्ड के रूम में सेकंड और थर्ड स्वॉर्ड भी आ जाते हैं। तुम अपने मास्क उतार सकते हो। फर्स्ट स्वॉर्ड की बात सुनकर सेकंड और थर्ड स्वॉर्ड भी अपने मास्क निकाल देते हैं। थर्ड स्वॉर्ड बोलता है लगभग 7 साल होने वाले हैं, अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो बच्चों को असासिनेशन मिशन पर भेज दिया जाएगा और हम इस जगह से फ्री हो जाएंगे। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है बच्चों का क्या हाल है। तभी सेकंड स्वॉर्ड बताता है कि ये हमारी एक्सपेक्टेशन से भी आगे पहुंच चुके हैं और कुछ बच्चे तो इंस्ट्रक्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इन्हें सिर्फ एक बार यूज करके फेंक देना ये हमारे लिए बहुत बड़ा वेस्ट होगा। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बताता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें रिक्वेस्टर की कंडीशन के हिसाब से ही चलना होगा। तो अब समय आ चुका है कि हम फाइनल स्टेज को शुरू करें। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट स्वॉर्ड 3 किताबें सभी बच्चों के सामने रख देता है और बोलता है तुम में से किसी 3 को ये मटेरियल आर्ट टेक्निक सीखनी होगी और बाकी के बचे हुए 27 जनों को असासिनेट करना होगा इन 3 जनों को जो कि इस मटेरियल आर्ट को सीख चुके हैं। सभी बच्चे घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या हमें अभी भी एक दूसरे को मारना होगा। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है ये तुम्हारी फाइनल ट्रेनिंग होगी और अगर तुमने इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया तो हम किसी को भी फोर्स नहीं करेंगे जब तक कि तुम इस जगह से बाहर नहीं निकल जाते। और ये सुन के बच्चे खुश हो जाते हैं और ये बात सुनकर सोचती है कि हमें सिर्फ 3 जनों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए। तभी हमें पेयो को दिखाया जाता है जो कि ये मटेरियल आर्ट सीखना चाहता है। पेयो यहाँ लालची हो जाता है और अपना हाथ उठा देता है। तभी सो पेयो से बोलती है क्या तुम एक बकरी की तरह अपनी कुर्बानी देना चाहते हो। तभी पेयो सो से बोलता है वो तो टाइम ही बताएगा कि मैं एक बकरी होता हूँ या फिर एक भेड़िया। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंग अपनी तलवार से एक बच्चे को मार रहा होता है और ये बच्चा वही 3 जनों में से होता है जिन्होंने वो मटेरियल आर्ट सीखी होती है। सोंग हमें बताता है कि अब तक हम उन 3 में से 2 को मार चुके हैं और अब बस एक बचा है जो कि होता है पेयो वोल। तो अगले सीन में हमें सो ग्योक्सान ली को भी दिखाया जाता है। ओ भाई कितने चैप्टर हो गए इसको नहीं देखा। तभी हमें बताया जाता है कि ये पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं पेयो को ढूंढने में और अब तो ग्योक्सान भी बोल रहा होता है मुझे तो लगता है कि हमें पेयो की जगह इंस्ट्रक्टर को ही मार देना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। और यहाँ तक कि सोंग भी बोल रहा होता है बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। पर सोंग हमें बताता है मुझे नहीं लगता कि बिना किसी काउंटर मेजरमेंट के हमें
छोड़ देंगे। मुझे यकीन है कि इन्होंने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी होगी। तभी सो बोलती है कि ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमें हमारा पूरा फोकस अभी पेयो को ढूंढने में लगाना है। तभी ये चारों पेयो को ढूंढने में लग जाते हैं और पेयो वहीं पर ही होकर इन सब की बात सुन रहा होता है। तभी पेयो सोच रहा होता है इंस्ट्रक्टर शायद अभी बिजी होंगे सारे बच्चों को मेरे पीछे लगवाने के लिए। तो पेयो सोचता है कि ये मेरा सबसे अच्छा चांस है पता करने का कि इनका ट्रू ऑब्जेक्टिव क्या है। तो चैप्टर की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर का बेस, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहते हैं। वहां पर हमारा पेयो पहुंच चुका है। पेयो सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर के बेस पे बहुत सारे गार्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तभी पेयो टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक का यूज करता है अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए, पर इस टेक्निक को यूज करके आप मूव नहीं कर सकते। पर पेयो हमें बताता है कि अगर मैं इस टेक्निक के साथ थंडर स्प्लिटिंग टेक्निक को भी यूज करूं, जिससे मैं अपनी ब्रीदिंग को स्प्लिट कर पाऊंगा और इस तरह मैं अपनी प्रेजेंस को छुपा कर आगे बढ़ पाऊंगा। और टेक्निक को यूज करके पेयो अंदर चला जाता है और गार्ड्स को 1% भी पेयो की प्रेजेंस सेंस नहीं होती। पेयो अंदर जाकर फर्स्ट स्वॉर्ड के रूम में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर पेयो इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देता है। पेयो जानना चाहता था कि ये हमें असैसिन क्यों बनाना चाहते हैं। तभी पेयो की नजर एक गोल्डन स्क्रॉल पे पड़ती है और पेयो उसे खोलकर देखता है तो पेयो को सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पेयो को इसे देखकर पता चलता है रिक्वेस्ट के बारे में जो कि ब्लड फैंटम ग्रुप को भेजी गई है टू असैसिनेशन ऑफ वो गैंगसान। पेयो मन में सोच रहा होता है कि आखिर कितना ही ग्रेट होगा ये वोंग गैंगसान कि ये लोग हमें 7 सालों तक ट्रेनिंग दे रहे हैं असासिन बनने की। 300 में से 270 बच्चे मर चुके हैं और वो भी इसको मारने के लिए। तभी पेयो को किसी की आने की प्रेजेंस सेंस होती है और पेयो वहाँ छुप जाता है और हम देखते हैं कि फर्स्ट स्वॉर्ड वहाँ आ रहा होता है। फर्स्ट स्वॉर्ड रूम का दरवाजा खोलता है और फर्स्ट स्वॉर्ड को रूम देख के ही लग जाता है कि कोई यहाँ आया है। तभी गुस्से से आता हुआ फर्स्ट स्वॉर्ड सेकंड और थर्ड स्वॉर्ड से कहता है मेरे रूम में कोई घुसपैठी आया था। और ये बात सुनकर सेकंड और थर्ड स्वॉर्ड चौंक जाते हैं। तभी सेकंड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड से पूछता है कि आपको कोई आइडिया है कि वो कौन है। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है सारे बच्चों में से केवल एक ही है जो ये काम कर सकता है और वो है पेयो वॉल। कुछ भी गड़बड़ हो भाई का नाम सबसे पहले आएगा। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है मैं अब हेल कॉल को यूज करने जा रहा हूँ। अब टाइम आ गया है पेयो और उन बाकी बच्चों को बताने का कि तुम्हारा असली मालिक कौन है, किसके हाथों में है तुम्हारी जिंदगी। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट स्वॉर्ड हेल कॉल का यूज करता है जो कि एक बांसुरी रहती है और हमें दिखाया जाता है कि सारे बच्चे अभी तक भी पेयो को ढूंढने में लगे रहते हैं और इस बांसुरी की धुन सुन के सारे बच्चे ऐसे तड़प रहे होते हैं जैसे कि बिना पानी के मछली। उन्हें इतना दर्द हो रहा होता है जैसे कि कोई इंसेक्ट उनकी बॉडी को खा रहा हो। तभी पेयो ली के पास आता है और पेयो ली को तड़पता हुआ देखकर समझ जाता है कि इन्होंने रेस्ट्रिक्शन को एक्टिवेट कर दिया है। चैप्टर की स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सारे बच्चे हेल कॉल के कारण दर्द से तड़प रहे होते हैं और हमें ली को भी दिखाया जाता है जिसे बहुत दर्द हो रहा होता है। तो यहाँ सारे बच्चे हेल कॉल से तड़प रहे होते हैं सिवाय पेयो के। पेयो को हेल कॉल का असर ही नहीं हो रहा होता है। तो तभी पेयो ली के पास आता है और अपनी इंटरनल एनर्जी को इन्फ्यूज करता है ली की इंटरनल एनर्जी से और पेयो को पता चलता है कि ली की इंटरनल एनर्जी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पेयो सोचता है कि आखिर क्या डिफरेंस है इनमें और मेरे में। हमें शुरू से ही सेम खाना, सेम एनवायरनमेंट और सेम मटेरियल आर्ट सिखाई गई है, आखिर क्या डिफरेंस है। और तभी पेयो को अचानक याद आता है पॉइजन। तो पेयो ने ये तो सोच लिया था कि पॉइजन और रेस्ट्रिक्शन का कोई कनेक्शन है, पर पेयो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये पॉइजन साउंड के साथ कैसे एक्टिवेट हो रहा है। पेयो सोचता है कि ये जो हमारी बॉडी में पॉइजन डाला है ये पॉइजन हो ही ना बल्कि पॉइजन इंसेक्ट हो। पॉइजन इंसेक्ट, इसे कर्स पॉइजन भी बोलते हैं, जो कि स्टिमुलेट या फिर एक्टिवेट होता है साउंड से। और जब ये एक्टिवेट होता है तो ऐसा महसूस होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को बहुत सारे कीड़े एक साथ काट रहे हो। ये इतना भयानक दर्द होता है कि आदमी सोचता है इस दर्द को सहने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। पेयो सोचता है कर्स पॉइजन जरूर इन्होंने हमारे खाने में और पानी में मिक्स करके दिया होगा। तभी पेयो देखता है कि बाकी सारे इंस्ट्रक्टर उसकी तरफ ही आ रहे होते हैं। तो पेयो बाकी बच्चों की तरह
तरह ही दर्द से तड़पने का नाटक कर रहा होता है। और तभी इंस्ट्रक्टर की नजर पेयो में पड़ती है और इंस्ट्रक्टर बोलता है पेयो यहाँ पर है। और बस यही सुन के गुस्से से भरा हुआ फर्स्ट स्वॉर्ड पेयो के पास आता है और अपनी तलवार निकालता है और पेयो के शोल्डर पे दे मारता है। फर्स्ट स्वॉर्ड पेयो से बोलता है तुमने मेरे रूम पर आकर क्या देखा है पेयो। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड अपनी तलवार पेयो के शोल्डर से निकालता है और वो पेयो को मारने ही जा रहा होता है। तभी सेकंड स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड को रोक लेता है और बोलता है हमें पेयो की जरूरत है रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए। पेयो से बढ़िया कोई नहीं है अपनी प्रेजेंस छुपाने की एबिलिटी में। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है बाकी के बच्चे बहुत है रिक्वेस्ट को पूरी करने के लिए। तभी सेकंड स्वॉर्ड बोलता है ये आप मेरे से भी अच्छा जानते हैं सर। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड बोलता है क्या तुम्हें लगता है हम इसे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। तभी सेकंड स्वॉर्ड बोलता है हमारे पास हेल कोल है, आप देख ही सकते हैं कि कर्स पॉइजन के आगे ये कितना बेबस है। तो सेकंड स्वॉर्ड की बात मानते हुए फर्स्ट स्वॉर्ड पेयो को छोड़ देता है और बाकी इंस्ट्रक्टर से कहता है सारे बच्चों को एंटीडोट खिला दो। और एंटीडोट खा के सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तभी फर्स्ट स्वॉर्ड सभी बच्चों से कहता है तुम सबको जो सजा मिली है उसका कारण पेयो है। अगर उसने मेरे रूम पे घुसपैठ नहीं की होती तो ये कभी नहीं होता। अगर तुम में से किसी ने भी ऐसा फिर से किया तो याद रखना तुम सभी को आज के इस दर्द को वापस से झेलना होगा। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पेयो ट्रेनिंग कर रहा होता है अपने वही सेक्टर वाले रूम पे। तभी हम देखते हैं कि सो, ली और ग्योक्सान पेयो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी ग्योक्सान बोलता है यार पेयो को ढूंढना बहुत मुश्किल है, कहाँ पर छुपा होगा वो। तभी पेयो अचानक ग्योक्सान के पीछे आ जाता है और बोलता है तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। ग्योक्सान की चीखें निकल जाती है डर के मारे। तभी ग्योक्सान बोलता है तुमने तो मुझे मार ही डाला था। पेयो ग्योक्सान को इग्नोर करके सो के पास जाता है। सो बोलती है मुझे पता है कि तुम रेस्ट्रिक्शन के बारे में जानते हो, मुझे यकीन है कि तुम वहाँ नहीं थे जब हम बेहोश हुए थे, लेकिन जब हम होश में आए तुम हमारे बगल में ही मौजूद थे। तो इसका मतलब तुम हमारे पास रेस्ट्रिक्शन के एक्टिवेट होने के बाद आए थे। या तो तुम पर रेस्ट्रिक्शन का कोई असर नहीं हुआ या तो फिर तुम पर उसका बहुत कम असर पड़ा। तो पेयो उन तीनों से बोलता है हाँ मुझे याद है ये कौन से तरीके का रेस्ट्रिक्शन है। तभी सो चिल्ला देती है कि पता हो मुझे। पेयो बोलता है कि मुझे इससे क्या फायदा। तभी ग्योक्सान बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तभी सो भी बोलती है जो भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देंगे। तभी हमारी प्यारी ली भी बोलती है मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी पेयो। तो पेयो बोलता है वो कर्स पॉइजन है। तभी वो तीनों बोलते हैं कर्स पॉइजन। तभी पेयो उन तीनों को डिटेल से समझाता है कर्स पॉइजन क्या है। पेयो बोलता है मैं तुम्हें सब कुछ बता चुका हूँ कर्स पॉइजन के बारे में, अब उसे कैसे हटाना है वो तुम खुद सोचो। और तभी सो पेयो को थैंक यू बोलती है और कहती है मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और वो वहां से चली जाती है। तभी ली बोलती है कि मेरा नाम ली सोलमिन है। तभी ली बोलती है ये मेरा रियल नेम है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे याद रखो। चैप्टर की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अंडरग्राउंड केव का ऊपर वाला दरवाजा खुल रहा होता है और हमें फर्स्ट स्वॉर्ड दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है आज हम इस अंडरग्राउंड केव को छोड़ देंगे। सो योर वॉल यस सर। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी बच्चों को बाहर ले जाने की। सो बोलती है ओके सर। तो अगले सीन में बास्केट नीचे आती है। सारे इंस्ट्रक्टर और फर्स्ट सेकंड थर्ड स्वॉर्ड बास्केट में चढ़ते हैं। बास्केट ऊपर जाती है और यहाँ पर सारे बच्चों में हंसी और खुशी का माहौल है। सब कह रहे हैं हम यहाँ से बाहर जाने वाले हैं। और यहाँ सो एक एक करके सभी बच्चों को बाहर निकाल रही होती है और यहाँ पेयो को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि वो यहाँ से बाहर निकलने वाला है। तभी सो पेयो के पास आती है और पेयो सो से पूछता है कर्स पॉइजन का क्या हुआ, हम में से ज्यादातर बच्चों ने इसे डिटॉक्सिफाई कर लिया है। पेयो हैरान हो जाता है सही में। तभी सो पेयो को बताती है कि ली को पॉइजन के बारे में बहुत कुछ पता है। और तभी हम देखते हैं कि बास्केट नीचे आती है। पेयो, ली, सो, सोंग, ग्योक्सान और बाकी बच्चे भी बास्केट पर चढ़ते हैं। स्केट ऊपर जाती है। तभी पेयो ऊपर जाते जाते सोच रहा होता है कि हम कितना अंडरग्राउंड थे,
ये जगह नर्क जैसी नहीं है, ये नर्क ही है और हमने इस नर्क में 7 साल गुजारे हैं। तभी ग्योक्सान बोल रहा है हम ऊपर पहुंचने ही वाले हैं। तभी पेयो ऊपर देखता है और पेयो फटाफट अपने कपड़े फाड़ कर एक पट्टी बनाता है जिसको वो अपनी आंखों में लगा लेता है और सबसे भी यही करने को कहता है। अगर तुम अंधे नहीं होना चाहते हो तो जल्दी से अपनी आंखों को कवर कर लो। सभी बच्चे अपनी आंखों को कवर करने लगते हैं और जैसे जैसे वो ऊपर पहुंचने लगते हैं उन्हें लाइट के कारण दर्द होने लगता है, रोशनी से ही दर्द हो रहा है और बास्केट ऊपर पहुंच जाती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि उन सभी को देख के बोल रहा होता है ऐसा लगता है कि हमने कुछ यूजफुल चीजें बना ली है, मुझे यकीन है कि रिक्वेस्टर भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो इस आदमी का नाम होता है गू जो कि ब्लड फैंटम ग्रुप का लीडर होता है। तो ब्लड फैंटम ग्रुप लीडर अपने मेंबर से बोल रहा होता है इन सब बच्चों को कैरेज में डालो और इन्हें रहने लायक बनाओ आउटसाइड वर्ल्ड में। और इन सबको एक एक करके कैरेज में बिठाया जाता है। हमें आउटसाइड वर्ल्ड भी दिखाया जाता है जो कि सही में काफी खूबसूरत होता है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इनको एक बहुत ही बढ़िया जगह पे लाया गया है जहाँ पर ये फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर और इस पहाड़ की दुनिया का मजा ले रहे होते हैं। और पेयो आराम से गार्डन में मजा ले रहा होता है, बाकी बच्चे भी खेल रहे कूद रहे होते हैं। और तभी सुबह होती है और बाकी बच्चे पेड़ पौधों को देख रहे होते हैं और तभी एक काला सा मास्क पहना हुआ आदमी वहां आ जाता है और सभी को वेपन प्रोवाइड करता है। तो चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं ब्लू विंग स्टेट द ग्रेट मून चेम्बर। अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये असासिन का अड्डा है। तो नेक्स्ट सीन में हमें ब्लड फैंटम ग्रुप का कैप्टन और फर्स्ट सोर्ड दिखाए जाते हैं। तो ग्रुप कैप्टन फर्स्ट सोर्ड से बोलता है आपने इतने लंबे समय तक बहुत ही शानदार काम करा है। तो फर्स्ट सोर्ड ग्रुप कैप्टन से बोलता है मैंने सिर्फ अपना काम करा है जो मुझे करना था। तो ग्रुप कैप्टन बोलता है आपके इस सेक्रीफाइस से हमारा ग्रुप और भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। मुझे पता नहीं कि मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। तभी फर्स्ट सोर्ड कहता है तुम्हें कोई एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मर गया होता, प्रीवियस ग्रुप कैप्टन मुझे नहीं बचाते। तभी ग्रुप कैप्टन बोलता है आपने अपनी ड्यूटी को बहुत ही अच्छी तरह निभाया अंकल, अब आप बस एंजॉय करें। तभी फर्स्ट सोर्ड कहता है क्या तुम मुझे रिटायर होने की इजाजत दोगे? तभी ग्रुप कैप्टन बोलता है बिल्कुल, और सिर्फ आप ही नहीं सेकंड और थर्ड सोर्ड को भी रिटायरमेंट दिया जाएगा। तभी फर्स्ट सोर्ड कहता है थैंक यू। तभी फर्स्ट सोर्ड कहता है वो बच्चे बहुत ही टैलेंटेड है, इतने टैलेंटेड बच्चों को सिर्फ एक मिशन में यूज करके फेंक देना ये तो बर्बादी है। तभी कैप्टन बोलता है मुझे पता है पर ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी फर्स्ट सोर्ड बोलता है क्या तुम्हें पता चला रिक्वेस्ट करने वाला क्लाइंट कौन है? तभी ग्रुप कैप्टन बोलता है मुझे नहीं पता पर हमें उनके रूल को पूरी तरीके से निभाना है और वैसे भी हमें सिर्फ 5000 गोल्ड कॉइन से मतलब है। तभी ग्रुप कैप्टन मन में बोलता है हम इस लैंड के नंबर 1 असासिन ग्रुप हैं और जब हम इस मिशन को भी कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक अलग ही ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पेयो जो कि अपने चाकू को देख रहा होता है, मैं चाकू ही बोलूंगा इसको। तभी ग्योक्सान बोलता है क्या सोच रहे हो, क्या तुम नर्वस हो रहे हो? तभी पेयो ग्योक्सान से बोलता है तुम्हारी तो शायद डर के मारे फटी पड़ी है। तभी ग्योक्सान पेयो से बोलता है डर, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ इस मिशन में जाने के लिए कि कब मैं उस पर्सन का गला काट सकूं जिसकी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ा। तो तभी बाहर से एक आवाज आती है सभी लोग तैयार हो अपने वेपन के साथ, हमें अपनी प्रेजेंस को छुपा के टारगेटेड लोकेशन में पहुंचना है। तो तभी पेयो और सभी बच्चे बोलते हैं फाइनली। तो हमें अगले सीन में फोर्थ सोर्ड दिखाया जाता है और सारे बच्चे फोर्थ सोर्ड का पीछा कर रहे होते हैं। तभी फोर्थ सोर्ड और ये सारे बच्चे एक माउंटेन के यहाँ रुक जाते हैं और फोर्थ सोर्ड उन बच्चों से बोलता है तुम्हारा टारगेट इन्हीं पहाड़ों के बीच में है, तुम्हें इन पहाड़ों को क्लाइंब करके जाना है और तुम्हें वैसी ही बिल्डिंग दिखाई देगी जिसमें तुमने इतने सालों से प्रैक्टिस करी है। तुम्हारा टारगेट उसी बिल्डिंग के अंदर ल्यूसेंट मून चेम्बर में है। तभी सारे बच्चे बोलते हैं मुझे पता है वो बिल्डिंग कहाँ है, आखिर कौन होगा उस बिल्डिंग के अंदर जिसको मारने के लिए हमने 7 सालों तक ट्रेनिंग करी है। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा जो कि आपको इस कहानी को और बेहतरीन समझने में हेल्प करेगी। तो जियांगू एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर तरह के मटेरियल आर्ट्स वाले लोग रहते हैं और जियांगू के अंदर अलग अलग सिटीज
स्टेट सब रहते हैं। तो जियांगू में ही बहुत सारे मटेरियल आर्ट्स के क्लैन होते हैं जो कि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं फॉर डोमिनेंस। और अभी के लिए हमारा फोकस सिर्फ 2 क्लैन पे होगा। तो फर्स्ट आता है ब्लू प्लेस क्लैन और सेकंड होता है एमी सेट। क्लैन को हम सेट भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही चाहते हैं कि हमारे क्लैन का दबदबा बना रहे। मैं आपको थोड़ा सेट का सिस्टम भी बता देता हूँ कि सेट में होता क्या है कि जो लीडर होता है वो अपने स्टूडेंट चुनता है और वो ही उसके डायरेक्ट डिसाइपल या पीपल बोले जाते हैं और वो उस क्लैन के सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अगले सीन में हमें दिखाई जाती है एक सुंदर सी लेडी जिसका नाम सियोलान है। तभी सियोलान के पास एमी सेट की लीडर गुआवा सेते आ जाती है। तो लीडर वहां आकर सियोलिन से बोलती है, क्या तुम मेरे से अभी भी नाराज हो? सियोलिन बोलती है, अच्छा होता अगर आपने मेरे से मेरा ओपिनियन पूछा होता मेरे फ्यूचर के बारे में। तभी क्लैन लीडर गुस्से में बोलती है, ओपिनियन? शायद तुम अपनी औकात भूल गई हो। तुम अभी भी उस सड़क पे भीख मांग रही होती अगर मैं तुम्हें नहीं उठाती। तुम्हें यहाँ अच्छा रखा, खिलाया और तुम्हें मटेरियल आर्ट भी सिखाया। अगर तुम इस पोजीशन में हो तो सिर्फ मेरी वजह से हो। और तुम कह रही हो कि मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा। तभी शियोलिन बोलती है, मैं बस वही कह रही हूँ जो मुझे फील हुआ और आप इतना गुस्सा मत करें। एक पीपल को हमेशा अपने मास्टर की कमांड माननी चाहिए। मैं हमेशा तैयार हूँ जो भी आप कमांड दोगे। तभी क्लैन लीडर बोलती है, अगर हमें जो आंसर चाहिए वो नहीं मिला तो हम हमारा प्लान स्टार्ट कर देंगे जो हम 7 साल से प्लान कर रहे हैं। तभी एक और लेडी भाग कर आती है जिसका नाम होता है जियोंगवा। तभी जियोंगवा लीडर से बोलती है, हमें मैसेज आया है ब्लू प्लेस की तरफ से। हमें वही आंसर मिला है जिसका हम कब से इंतजार कर रहे थे। तभी क्लैन लीडर सोलिन से मुस्कुराते हुए बोलती है, अब हमारे क्लैन का फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है। तभी क्लैन लीडर सोलिन की तरफ देख के बोलती है, कितनी शर्म की बात है, जो हमारे क्लैन की अगली लीडर हो सकती थी, इतने टैलेंटेड चाइल्ड को मैं एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज कर रही हूँ। तभी जियोंगवा क्लैन लीडर से बोलती है कि एक परेशानी है। तभी क्लैन लीडर बोलती है, तुम्हारा मतलब उस प्लान से? तो अगले सीन में हमें बताया जाता है कि सभी असासिन अंडरग्राउंड छुपे हुए थे और वो सब रात होने का इंतजार कर रहे थे। तो अगले सीन में हम देखते हैं एक स्पीयर को जो कि एक बच्चे के पेट में घुस जाता है और ये देख के पेयो भी चौंक जाता है कि ये क्या हो रहा है। चैप्टर के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि स्पीयर जमीन में गाड़ रहा होता है और जब वो स्पीयर निकालता है तो उसमें वही मरा हुआ असासिन मिलता है और वो आदमी बोलता है, तो यहाँ सही में असासिन है। इन असासिन की औकात कैसे हो गई ब्लू प्लेस माउंटेन में कदम रखने की भी। तभी वो आदमी सभी वॉरियर से बोलता है, ये असासिन हमारे ब्लू प्लेस क्लैन में अटैक करने आए हैं, मार डालो इन सारे असासिन्स को। तभी पेयो सारे बच्चों से कहता है, हमारे लिए यहाँ डिसएडवांटेज है, हमें सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलना है। और सारे असासिन जमीन फाड़ के भाग रहे होते हैं यहाँ से और सभी वॉरियर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी वो आदमी अपना स्पीयर जोर से फेंकता है और वो एक असासिन को मार देता है और वो एक और स्पीयर फेंकता है, एक और को मार देता है, एक और फेंकता है, एक और को मार देता है। तभी वो स्पीयर पेयो की तरफ भी फेंकता है और पेयो बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंड करके उसी का स्पीयर उसी को दे देता है और पेयो सारे वॉरियर को मार के वहां से भागने लगता है और उस स्फीयर की वजह से उस आदमी के कान में खून आ जाता है। तभी पेयो भागते भागते एक जंगल तक पहुंचता है और मन में सोचता है, आखिर उन्हें पता कैसे चला हमारे बारे में, किसी ने हमारी इंफॉर्मेशन को लीक करा है। हम सब बच्चों में से सिर्फ मुझे ही याद है कि हमारा टारगेट कौन है और यही नहीं, और मुझे वो फोर्थ सोर्ड और उसके फॉलोवर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो हमें छोड़ के चले गए हैं? तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, ये पूरे सबूतों को मिटाना चाहते हैं। आखिर क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है ब्लड फैंटम ग्रुप में? क्या क्लाइंट ने अपना माइंड चेंज कर लिया है? एक बात तो तय है कि ब्लड फैंटम ग्रुप हमें पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं और अगर ऐसा ही है तो मुझे किसी भी हालत में सरवाइव करना होगा। तभी पेयो को और भी लोगों की आवाज आ रही होती है और पेयो उस पहाड़ की चोटी से छलांग मार देता है और पेयो पानी में तैरकर 600 मीटर दूर चला जाता है और तभी पेयो को यहाँ से भी वॉरियर की आवाज सुनाई दे रही होती है। तभी पेयो पर अचानक कोई चाकू से वार कर देता है। पेयो उसको डॉज करके देखता है तो ये ली होती है। तभी ली बोलती है, तो ये तुम हो पेयो।
तो चैप्टर के स्टार्ट में हमें ली को दिखाया जाता है जो कि बोलती है मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ पेयो। तभी जमीन पे गिर जाती है। पेयो सोचता है कि ये बहुत ही इंजर्ड है, अगर ऐसा ही रहा तो ये मर जाएगी। तभी ली पेयो से बोलती है बहुत सारे मर चुके हैं। तभी पेयो बोलता है सो और सॉन्ग का क्या हुआ? तो ली बोलती है मुझे नहीं पता, हम सब अलग अलग हो गए थे। तभी पेयो ली से बोलता है तुम जल्दी ही मरने वाली हो। तभी ली बोलती है मुझे पता है। तभी पेयो बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? क्या तुम और नहीं जीना चाहती? तभी ली बोलती है मुझे और जीना है, पर क्या तुम मुझे बचा सकते हो? पेयो दुखी होकर बोलता है नहीं। तभी ली बोलती है इसलिए मैं हार मान चुकी हूँ। मैं जानती हूँ मैं किस कंडीशन में हूँ, पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। क्या तुम लास्ट तक यहीं रह सकते हो मेरे साथ? तभी पेयो बोलता है हाँ। तभी ली बोलती है सभी बच्चों ने इतनी मेहनत करी सरवाइव करने के लिए, पर फिर भी हम सरवाइव नहीं कर पाए। आखिर किसने हमारे साथ ये किया है और क्यों? हमें तो उसका चेहरा भी याद नहीं है जिसने ये किया है। हमें तो बस जबरदस्ती यहाँ लाया गया जिससे हमें फाइट करनी ही नहीं थी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो भी ऐसे ही तड़पे जैसे हम तड़पे हैं। तभी पेयो बोलता है ये सब वू गांग सन की वजह से हुआ है। हमारा टारगेट वू गांग सन जो कि ब्लू प्लेस का है। किसी पर्सन ने रिक्वेस्ट भेजी थी ब्लड फैंटम ग्रुप में टू असैसिनेट वू गांग सन ऑफ ब्लू प्लेस क्लैन, और इसी की वजह से हमें किडनैप किया गया और ट्रेन करा गया असैसिन की तरह 7 सालों तक। और लगता है जिसने भी रिक्वेस्ट भेजी उसके पास बहुत सारे प्लान है। और सिचुएशन देख के लगता है क्लाइंट को अब हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं इन्वेस्टिगेट करता रहूंगा कौन है ये पर्सन, किसने हमारी जिंदगी के साथ खेला है, और मैं उस पर्सन को ढूंढकर अपना बदला लूंगा। तभी ली पेयो से बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम सरवाइव करो पेयो, क्या तुम आखिरी बार मेरा नाम बोल सकते हो? तभी पेयो बोलता है ली मिन। तभी ली बोलती है नहीं, मेरा रियल नेम ली सियोल मिन। तभी ली बोलती है मुझे बस यही सुनना था, और यही बोल के ली अपनी आखिरी सांस भी खो देती है। तभी पेयो गुस्से में आकर बोलता है मुझे पता नहीं है कि इस सब का मास्टरमाइंड कौन है, पर जब भी मुझे इसके बारे में पता चलेगा मैं उसे इस दुनिया से ही खत्म कर दूंगा। मुझे देखते रहो बस। सीन में हमें ब्लू विंग ई स्टेट को दिखाया जाता है, वही असैसिन का अड्डा। तभी फोर्थ सोर्ड ग्रुप लीडर से बोलता है आप चिंता ना करें, वो नहीं बच पाएंगे। तभी ग्रुप लीडर बोलता है हमने इतनी एफर्ट से उन्हें ट्रेन करा, उन्हें पाला, और अब हम उन्हें मरने के लिए छोड़ रहे हैं। वैसे भी मैंने सोच ही लिया था कि वो डिस्पोजल टूल की तरह ही है मेरे लिए, पर कौन सोच सकता है कि हम उन्हें एक बार भी यूज नहीं कर पाए। तभी फोर्थ सोर्ड बोलता है आपको नहीं लगता कि हम भी खतरे में हैं? तभी लीडर बोलता है क्लाइंट की वजह से। फोर्थ सोर्ड हमें नहीं पता कि उनके इस डिसीजन के पीछे रीजन क्या है, पर उन्होंने चूज करा है साइलेंस को उन सभी बच्चों को खत्म करके। अगर उनका गोल है इस चीज को हमेशा के लिए सीक्रेट रखना, तो आपको नहीं लगता वो हमें भी मार सकते हैं? तभी ग्रुप लीडर बोलता है पर वो इस प्लेस को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी फोर्थ सोर्ड बोलता है क्या हमें अभी तक भी याद नहीं है कि हमारा क्लाइंट कौन है? तभी ग्रुप लीडर बोलता है हम उसे ढूंढ सकते थे, पर हम नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से लाइन क्रॉस करें, और वैसे भी उन्होंने ये मैसेज भेज के हमें वॉर्न करा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी भी तरीके से उनका ट्रस्ट तोड़ना चाहिए। तभी फोर्थ सोर्ड को कुछ गड़बड़ लगती है उस मैसेज में। तभी फोर्थ सोर्ड बोलता है इसमें ट्रैकिंग सेंट है, ये मैसेज कवर्ड है पूरी ट्रैकिंग सेंट से। और तभी किसी के मरने की आवाज आती है तो पूरे असैसिन ग्रुप में हफड़ा तफड़ी मच जाती है। तो तभी हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि बोल रहे होते हैं हमें इनमें से एक भी असैसिन को नहीं छोड़ना है, मार डालो सबको। और तभी ग्रुप लीडर बोलता है लगता है तुम सही बोल रहे थे फोर्थ सोर्ड। तभी फोर्थ सोर्ड बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी ग्रुप लीडर बोलता है ये मुझे मारने के लिए आए हैं, इनकी हिम्मत भी कैसे हुई लाइन को क्रॉस करने की। तभी ग्रुप लीडर अपनी तलवार निकालता है और बोलता है मुझे तुम्हें दिखाना होगा, और ये बोल के उन सभी बोल्ड लोगों का सर धड़ से अलग कर देता है। मुझे इन्हें दिखाना होगा कि कैसे हम फाड़ के रख देते हैं जो भी लाइन को क्रॉस करता है। तभी ग्रुप लीडर सबसे बोलता है हम इन सबसे जीत सकते हैं अगर हम यहाँ ही टिके रहे। तभी एक जोरदार ब्लो आता है ग्रुप कैप्टन पे, और ग्रुप कैप्टन को इंजरी हो जाती है। तभी ग्रुप कैप्टन सामने देख के बोलता है
कौन हो तुम? तभी हमें जियोंगवा को दिखाया जाता है जो कि एमी लीडर की डिसाइपल है। तभी जियोंगवा बोलती है तुम जैसे असासिन की हिम्मत भी कैसे हुई मेरा नाम पूछने की। तभी ग्रुप कैप्टन उसको पहचान लेता है और बोलता है तुम जियोंगवा हो। और तभी ग्रुप कैप्टन सोचता है यानी कि हमारा क्लाइंट। और जैसे ही ग्रुप कैप्टन आगे कुछ बोल पाता जियोंगवा से रोकती है और बोलती है अगर तुमने अपनी जुबान से एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी इस जुबान को ही काट दूंगी। ग्रुप कैप्टन मन में सोचता है हमारा क्लाइंट एमी सेट है। मुझे पहले से ही पता होना चाहिए था कि ये लोग ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपने क्लाइंट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, और वो भी किस लिए, ताकि कोई भी लाइन क्रॉस ना हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं। मेरा सिर्फ एक बेवकूफ डिसीजन हमें इस डिजास्टर पे ले आया है, पर मैं गु जुयांग हूँ, मैं इतनी आसानी से मर नहीं सकता। और यही बोलकर कैप्टन चुगान से फाइट करने लगता है। हमें असासिन ग्रुप कैप्टन वर्सेस जियोंगवा की फाइट दिखाई जाती है। तभी कैप्टन अपनी पूरी जान लगा रहा होता है जियोंगवा को हराने के लिए। जियोंगवा भी मन में सोचती है कि इसकी स्किल्स बहुत ही बढ़िया है। भगवान का शुक्र है कि मैं इससे दिन में फाइट कर रही हूँ। अगर मैं इससे रात में फाइट करती तो शायद मेरी जान भी जा सकती थी, क्योंकि असासिन की असली पावर रात में ही दिखती है। हम इस आदमी को जिंदा यहाँ से नहीं जाने दे सकते, हमें इसे मारना ही होगा। ये बोल के जियोंगवा अपना फाइनल अटैक ग्रुप कैप्टन पे करती है, पर कैप्टन उसे सरवाइव कर लेता है। तभी पूरे गुस्से से ग्रुप कैप्टन जियोंगवा पे हमला करने ही जा रहा होता है। तभी एमी सेट के मेंबर वहां इंटरफियर कर देता है और कैप्टन की एक टांग को काट देता है। और मौके का फायदा उठाते हुए जियोंगवा ग्रुप कैप्टन पे एक जोरदार ब्लो मारती है, जिससे ग्रुप कैप्टन पूरी तरीके से इंजर हो जाता है। तभी हमें एमी सेट के लीडर को दिखाया जाता है जो कि वहां आ जाती है और जियोंगवा से कहती है तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया इन असासिन से डील करने में। तभी जियोंगवा बोलती है मुझे माफ कर दीजिए। तभी कैप्टन गुस्से से एमी सेट को देखकर बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ अटैक करने की, जबकि हम तुम्हारे क्वेस्ट को पूरा ही कर रहे हैं। तुम एक जानवर से कम नहीं हो, तुमने धोखा दिया है हमें, धोखेबाज हो तुम। तो अगले सीन में एमी सेट लीडर ग्रुप कैप्टन का सर कुचल देती है अपनी स्टिक से। तभी एमी सेट लीडर बोलती है जल्दी से सब फिनिश करो, मुझे आराम भी करना है। तो अगले सीन में हमें फर्स्ट स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से इंजर्ड था, और फर्स्ट स्वॉर्ड को इंजर्ड करने वाली शियोलिन थी, और ऐसे ही फर्स्ट स्वॉर्ड भी मर जाता है। तो अगले सीन में वॉरियर्स एक असासिन को पकड़ के लाते हैं, और वॉरियर एमी सेट के लीडर को बताते हैं कि यह असासिन हमें ब्लू प्लेस के पास ही मिला है, यही है वो असासिन जो कि न्यू असासिन को ब्लू प्लेस के पास ले गया था। तभी लीडर असासिन से पूछती है तुम कितने असासिन तुम्हारे साथ ले गए थे? तभी असासिन बोलता है मुझे नहीं पता। तभी लीडर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तभी असासिन मुस्कुराते हुए बोलता है अगर मुझे पता भी है तब भी मैं नहीं बताऊंगा, और तुम्हें लगता है कि हम ऐसे ही अपनी इंफॉर्मेशन बता देते हैं। तभी एमी सेट की लीडर मुस्कुराते हुए बोलती है तुम गटर छाप असासिन की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने ज्यादा शाणे बनने की? सही में असासिन की बिल्कुल भी इज्जत नहीं है इस वर्ल्ड में, कोई भी कुछ भी बोल देता है। तभी लीडर अपना हाथ उस असासिन के ऊपर रखती है और उस असासिन की चीखें निकल जाती है। तभी लीडर बोलती है मैं तुमसे वापस पूछती हूँ कितने जने थे? असासिन दर्द में तड़पता हुआ बोलता है 28। असासिन को दर्द सहन ही नहीं हो रहा था और वो बोल रहा था मुझे मार दो, मुझे मार दो, और वो मर जाता है। लीडर जियोंगवा से पूछती है हमने अभी तक कितने मारे हैं? जियोंगवा बताती है 24। लीडर बोलती है इसका मतलब 4 और बचे हैं, उन सभी को ट्रेस करके जल्दी से मारो। तभी लीडर शियोलान के पास आती है और बोलती है तुम्हारा रोल अब बहुत जरूरी है शियोलान। जैसे ये सब क्लियर हो जाता है मैं एक आदमी को ब्लू प्लेस क्लैन में डेट फिक्स करने के लिए भेज दूंगी, जब तक तुम अपने आप को प्रिपेयर रखो शादी के लिए। शियोलान बोलती है यस। तो अगले सीन में हमें पेयो दिखाया जाता है जो कि ब्लू प्लेस क्लैन के एंट्री गेट तक पहुंच गया था। पेयो मन में सोचता है यहाँ बहुत सारे गार्ड हैं, पर मुझे किसी भी तरीके से अंदर जाना है। ये लोग हमें सबका दुश्मन बनाकर मारना चाहते हैं, तो ठीक है ऐसा ही होगा, मैं बन के दिखाऊंगा सबका दुश्मन।